तो राहुल, आप देखें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मिल्कीपुर की सीट से अजीत प्रसाद को आपने जैसे जिक्र करा, कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी मैदान में उतारने के जो कहीं ना कहीं आप देखिए मोहर भी उस पर अब कहीं ना कहीं लग ही चुकी है कि मिल्कीपुर की सीट को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में लाना चाहती है। उसके अगर आप देखें तो अहम मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात पर इसलिए है क्योंकि अयोध्या इस बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से 2027 का राजनीतिक रण तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये सीटें बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। कटहरी, मिल्कीपुर सीट और इसके अलावा अगर हम बात करें फूलपुर जैसी सीटें, गाजियाबाद सदर, ये तमाम ऐसी अहम सीटें हैं जिन पर बीजेपी को जीतना जरूरी है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को मैं एक बड़ी खबर बता देता हूं, जो खबर है कि काफी समय से चर्चा चल रही थी मिल्कीपुर सीट को लेकर। जैसे कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या से उतारा गया, लल्लू सिंह को उन्होंने हराया, और ऐसे में अगर बात करें तो उनके जो बेटे हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब मिल्कीपुर से दी जाएगी, जो कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया। यानी कि जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से की है। और क्या वाकई इसका बड़ा फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? और क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उपचुनाव में कई सीटें बीजेपी हार सकती है, उनमें एक फूलपुर सीट भी है और उनमें एक कटहरी सीट भी है, जो कोई शिवपाल यादव को सपा ने वहां से बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है, योगी आदित्यनाथ अगर इस चुनाव में साथ नहीं बचा पाते, तो 27 का चुनाव भी क्या वो भूल जाएं। और ऐसे में जो स्थिति इस वक्त बन रही है, वो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले जो बड़ा कदम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया, मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को जिम्मेदारी देके, क्या ये पूरी तरीके से चुनाव की जो रणनीति है उसको बदल देगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी आश्रुति। और आश्रुति, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल मेरा रहेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो उपचुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में मिल्कीपुर सीट का अगर जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पर। तो क्या माना जाए कि मिल्कीपुर सीट अगर जीत जाती है समाजवादी पार्टी, तो एक बड़ी जीत उनकी रहेगी और आगे का जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं आसानी से समाजवादी पार्टी के पास आता नजर आएगा? तो राहुल, आप देखें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मिल्कीपुर की सीट से अजीत प्रसाद को आपने जैसे जिक्र करा, कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी मैदान में उतारने के जो कहीं ना कहीं आप देखिए मोहर भी उस पर अब कहीं ना कहीं लग ही चुकी है कि मिल्कीपुर की सीट को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में लाना चाहती है। उसके अगर आप देखें तो अहम मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात पर इसलिए है क्योंकि अयोध्या इस बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद सांसद बनकर फैजाबाद में बैठे हैं। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की सीट अगर इस बार कहीं ना कहीं अगर आप देखिए इस विधानसभा उपचुनाव में अगर उनके बेटे के पास आ जाती है, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ जो आंकड़ा पार करने के प्रयास में है कि जो एक अगर आप देखें जो अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में रहे, इस एक प्रयास में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो सफल होती साबित हो सकती है। जी, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। सीएम चेहरे को लेकर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बीते काफी दिनों पहले देखने को मिला कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है, वापस उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए और चुनौती भरा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई, 32-33 सीटों पर। तो उपचुनाव भी अगर हार जाती है बीजेपी, तो ऐसे में क्या सीएम चेहरे को लेकर भी बड़ा दांव आने वाले समय में किया जा सकता है, या उस पर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि हरियाणा में देखा जा रहा है कि कई नेताओं का पत्ता साफ करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी, और आरएसएस भी इस तरह की कुछ रणनीति बना रही है। देखिए, सीएम चेहरे को लेकर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। आप देखिए जिस हिसाब से तमाम खबरें इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो लगातार चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे दिया, उनको अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दे दिया। तो जिस हिसाब से इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का जो कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति चल रही है कि तमाम बयानों के तहत वो इस वक्त मुख्यमंत्री की गद्दी के दावेदार बन सके, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान इस बारे में
सोच कहीं ना कहीं चल रही है, इस बारे में एक मंथन कहीं ना कहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद शांति नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हों, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ये बात कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर क्यों हैं, आपने अभी तक, बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया कि योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के तो ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त 2022 में जो उनके साथ एक तरह से कहें जो उनको ठेस पहुंची थी कि वो सीएम गद्दी की दावेदारी पेश करना चाह रहे थे, उसमें केशव मौर्य का नाम सबसे आगे है। आप देखिए 2022 के चुनाव अगर याद कर लिए जाएं तो सीएम चेहरे को लेकर 2022 में बीजेपी के जीतने के बाद सीएम चेहरे को लेकर ही मंथन तेज था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते थे, डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं चाहते थे वो। लेकिन उन्हें अगर डिप्टी सीएम की गद्दी दी गई, योगी आदित्यनाथ को सीएम की गद्दी दी गई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो परिणाम सामने आए, वो परिणाम कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही यूं कहें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो कहीं ना कहीं हार का सामना कर सकेंगे, और इस तरह से ये बुरी हार का सामना उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि धर्म की राजनीति बीजेपी यूपी में चलाती है, लेकिन वही धर्म की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती नजर आई, अयोध्या आप हारते नजर आए। तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा उठ रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर आखिर क्या स्थिति आने वाले समय में बनती नजर आएगी, देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक का अगर आप समय लें तो उससे पहले ही अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अहम निर्णय लेती है, बीजेपी आला कमान अगर कोई अहम निर्णय लेते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की गद्दी आने वाले समय में उनसे छीनी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, और देवेंद्र फडणवीस ये वही हैं जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो देवेंद्र फडणवीस इसके खिलाफ थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन देवेंद्र फडणवीस के पास आता है और उन्हें समझाया जाता है कि फिलहाल जो सरकार महाराष्ट्र में बन रही है उसको बनने दिया जाए, आगे सोचा जाएगा देवेंद्र फडणवीस के लिए। तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए दूसरे तरफ की तस्वीर को अगर देखा जाए तो तस्वीर उत्तर प्रदेश की जो है वो अपने आप इसलिए भी और ज्यादा साफ है क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, 1 सीट आरएलडी को दे दी, ओम प्रकाश राजभर को अलग रखा और अनुप्रिया पटेल को अलग रखा। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाती हैं तो क्या इसका सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर होगा, और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव ही तय कर देगा कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी विजय हासिल करेगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में ओम प्रकाश राजभर, जिनका बड़ा बयान सामने आता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्य, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरफ भी हम जाएंगे, अपनी पार्टी को विस्तार करेंगे, यानी नेशनल पार्टी बनाने का उनका फैसला, उनका कहना आने वाले वक्त में देखा जाएगा किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं। तो जहां एक और ओम प्रकाश राजभर की एक अलग गाड़ी निकल पड़ी है, अनुप्रिया पटेल इस असमंजस में है कि बीजेपी के साथ रहें या समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएं। जयंत चौधरी, जिन्हें फिलहाल 1 सीट देकर अभी मनाया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाकर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जयंत चौधरी जो पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है बीजेपी के लिए बिल्कुल भी चीजें ठीक बताता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से 2 बड़े मुद्दे, जहां आरक्षण की चर्चा पूरे देश भर में भारत बंद भी देखने को मिला, दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें सरकार ने संशोधन किया लेकिन पता नहीं था कि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा चुनावों पर। तो ऐसे में जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कर चुकी है, उसका खामियाजा इन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ता दिखाई दे रहा है। और 2 बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं अब बीजेपी की गले की फांस तो बन चुके हैं, और क्या यही मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे हराएंगे भी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।